प्यारे बच्चों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो इंडिया की डिमांड है, हर स्टूडेंट की डिमांड है। आपने ऐसी बातें अक्सर सुनी होंगी कि यार मेरा इंग्लिश का बेसिक खत्म है, यार मैं बेसिक कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, बेसिक कौन सिखाएगा। बच्चों, आपको इंग्लिश का बेसिक मैं सिखाऊंगा। अक्सर कहता हूं मैं आपको सिखा के छोड़ूंगा। बच्चों, अक्सर मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नौकरी की तलाश में किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और वहां जाकर उनकी हालत खराब, क्योंकि उनका बेसिक खत्म है। वहां पे बड़े हाई फाई टीचर हैं, बड़ा हाई फाई पढ़ा रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में क्यों आएगा? बेसिक खत्म है। पहली बात खत्म हुई। दूसरी बात, आखिर जब कोई बोलता है कि तुम्हारा बेसिक खत्म है या बेसिक में कैसे स्ट्रॉन्ग करूं, तो बेसिक का मापदंड क्या है? मतलब बेसिक का मतलब वो क्या चीज है जो बेसिक में आनी चाहिए, मतलब कौन सी बहुत जरूरी चीजें हैं जो हमें आनी ही आनी चाहिए। तो बच्चों, मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें इंग्लिश का कंपलसरी बेसिक यानी बहुत जरूरी चीजें एक ही वीडियो में डाल दी जाएं, और जो हमारे परेशान स्टूडेंट्स हैं, परेशान लोग हैं, जिनको इंग्लिश का बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है या बेसिक आना चाहिए, उनको एक ही वीडियो में मिल जाए। तो बच्चों, अगर आपका भी बेसिक कमजोर है तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दो जरूरी बात। पहली बात तो यह है कि आप इंग्लिश के बेसिक्स एक ही वीडियो में पढ़ने जा रहे हो। ध्यान रखना, ये YouTube पे एक दुर्लभ वीडियो है, एक रेयर वीडियो है, क्योंकि सारे बेसिक्स में एक ही वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। तो आप पेन कॉपी लेके बैठना और चीजों को नोट कर लेना, या फिर आप ऐसा करना, चीजों का स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं साइड में हो जाया करूंगा। हालांकि मेरे अंदर एक खराब आदत है कि मैं साइड में नहीं होता, आप भी अक्सर कमेंट में कहते हो, बट आज मैं याद रखूंगा और साइड में हो जाऊंगा। और दूसरी सबसे जरूरी बात यह है, कोई बच्चा शिकायत ना करे कि सर आपने ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। देखिए, इंग्लिश बेसिक्स में जो मुझे जरूरी लगा कि वास्तव में ये चीज बच्चों को आनी चाहिए, मैंने इस वीडियो में वही चीजें शामिल की हैं। और एक बात और, ये वीडियो अगर मैं इसको लॉन्ग में डिटेल में बताऊं तो ये 8-10 घंटे का हो सकता है, बट मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको बिल्कुल बेसिक्स बातें सरल शब्दों में, ध्यान रखना, सरल शब्दों में बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया है सेंटेंस। बच्चों, आपको सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए। देखिए, आप इंग्लिश पढ़ोगे तो एक सेंटेंस के रूप में आपके सामने आएगी, बोलोगे तो एक सेंटेंस, लिखोगे तो एक सेंटेंस। अब एक सेंटेंस क्या है, इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। बच्चों, एक सेंटेंस कुछ नहीं है। सेंटेंस बड़ा हो, छोटा हो, कैसा भी सेंटेंस हो, उसमें दो चीजें मस्ट होती है, जरूरी होती है। अब यहां पर ध्यान रखना, चूंकि हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स का यूज करूंगा, आपको डरना नहीं है, उनको मैं सरल भी कर दूंगा। देखिए, सेंटेंस यानी कोई भी कथन, कोई भी वाक्य, उसके अंदर दो चीजें जरूर पाई जाती है। एक तो सब्जेक्ट। अब बच्चों, सब्जेक्ट कौन? यानी कर्ता। कर्ता कौन? करने वाला। यानी किसी भी कथन में, किसी भी सेंटेंस में वो वर्ड जो सबसे पहले लिखा हुआ है, जो किसी काम को कर रहा है या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। दो बातें ध्यान रखना, या तो वो कुछ कर रहा है या उसके बारे में कुछ बताया जा रहा है, वो सब्जेक्ट है। और दूसरा पार्ट होता है बच्चों प्रेडिकेट। अब ये प्रेडिकेट क्या है? तो ध्यान रखना, वो जो कर रहा है, कौन? कर्ता। कर्ता जो कर रहा है, जो उसके बारे में बताया जा रहा है, वो प्रेडिकेट होता है। अब इस प्रेडिकेट में वर्ब कंपलसरी है, यानी क्रिया होनी चाहिए। अगर ध्यान रखना, सेंटेंस के अंदर वर्ब नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई ना? तो सेंटेंस की पहली शर्त क्या है? उसमें एक सब्जेक्ट हो और उसमें एक प्रेडिकेट हो, और प्रेडिकेट की शर्त क्या है? उसमें एक वर्ब हो। तो ध्यान रखना, मैंने लिखा कि वर्ब कंपलसरी है, और वर्ब के बारे में भी इस वीडियो में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आगे जाकर। फिलहाल आप ये समझो कि वर्ब होना जरूरी है, तभी वो एक सेंटेंस है। इसके बाद नीचे आ जाइए, प्रेडिकेट में देखिए, वर्ब तो मैंने लिखा कंपलसरी है, मतलब अनिवार्य, मतलब जरूरी है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट्स, मॉडिफायर्स, एडवर्बियल्स ये भी हो सकते हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये ऑप्शनल है, यानी जरूरी नहीं है कि ये हो, लेकिन वर्ब जरूरी है। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीमेंट्स हो सकता है, मॉडिफायर्स, एडवर्बियल्स। अब बहुत से भैया तो सोच रहे होंगे कि चलो यार, इसमें तो भारी भरकम वर्ड आ रहे हैं, ये तो बेसिक्स की बात कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या पढ़ाएंगे। तो बच्चों, यहां पे मैं डिटेल नहीं करूंगा, यहां पर मैं आपको सरल शब्दों में बेसिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा। इसी टॉपिक पर एक वीडियो है मेरा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के भाग, वो आधे घंटे के आसपास है। अगर आपको इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में नॉलेज चाहिए तो उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप डिटेल में देख लेना। फिलहाल मेरा प्रयास यह है कि आपको सरल से सरल शब्दों में एक सेंटेंस के अंदर पाई जाने वाली चीजों को बता दूं। तो बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, राम कौन? सब्जेक्ट। सिंग्स गाता है, क्या? वर्ब। तो बच्चों, इसमें सिर्फ दो ही वर्ड है,
बट ये सेंटेंस है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। तो हमारे सेंटेंस की पहली शर्त क्या है, एक सब्जेक्ट हो एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होना जरूरी है, तो वर्ब है सिंग, गाना। तो राम गाता है तो इसमें वर्ब है, यहां पे लिखा हुआ है वर्ब, कथन है, सेंटेंस है। आगे देखिए, राम सिंग्स अ सॉन्ग, राम एक गीत गाता है। तो बच्चों इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, एक वर्ड और आया क्या, अ सॉन्ग, एक गीत। अब ये क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। सेंटेंस में वर्ब के जस्ट बाद पाए जाने वाला वर्ड, पर ध्यान रखना ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया जाए। तो वर्ब के जस्ट बाद पाए जाने वाला वर्ड जिस पर एक वर्ब का सबसे अधिक प्रभाव पड़े, जैसे राम गाता है क्या, अ सॉन्ग, एक गीत। चलो आपको सरल शब्दों में बताऊं, वर्ब के बाद पाया जाता है, और अगर आप वर्ब से क्वेश्चन करोगे कि क्या, तो जो आंसर आता है ऑब्जेक्ट होता है। तो राम गाता है क्या, अ सॉन्ग, एक गीत। तो अ सॉन्ग क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं क्या, क्रिकेट। तो क्रिकेट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। आई ड्रिंक मिल्क, मैं दूध पीता हूं, मैं पीता हूं क्या, दूध। तो दूध क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। अब थोड़ा डिटेल में नहीं जानना चाहता, वरना ये ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे दूध है, जैसे बुक है, जैसे सॉन्ग है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी कोई वस्तु टाइप की चीज। और अगर मैं कहूं आई लाइक यू, मैं तुमको पसंद करता हूं, तो मैं पसंद करता हूं किसे, तुमको। तो बच्चों किसे में जो आंसर आए, यानी किसे बोलने पर, वर्ब से किसे पूछने पर जो उत्तर आए, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और अगर दोनों आ जाए एक ही सेंटेंस में, जैसे ही गिव्स मी अ गिफ्ट, वह मुझे एक गिफ्ट देता है, तो ही गिव्स, वह देता है क्या, अ गिफ्ट। ऑब्जेक्ट है, कैसा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चीज टाइप का है। किसे देता है, मुझे, मी। ध्यान रखना, क्या में भी उत्तर आए तो ऑब्जेक्ट, किसे में उत्तर आए तो ऑब्जेक्ट, किसे देता है, मुझे, तो मी भी एक ऑब्जेक्ट है। अब अगर दोनों ऑब्जेक्ट आ जाए तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे ही गिव्स मी अ गिफ्ट, वह मुझे एक गिफ्ट देता है। तो बच्चों गिव्स देता है क्या, अ गिफ्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे, मी, मुझे, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के हो सकते हैं, मैंने आपको थोड़ा डिटेल भी कर दिया। बट ध्यान रखना, इस मैसेज को ऐसे मत लेना कि ये किसी सेंटेंस में जरूर ही पाया जाता है, कोई जरूर नहीं है। क्योंकि इस सेंटेंस में राम सिंग्स, राम गाता है, बताओ ऑब्जेक्ट कहां है, नहीं है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पाया ही जाए। अब बढ़ते हैं आगे। राम सिंग्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, राम एक सुंदर गीत गाता है। बच्चों इसमें ब्यूटीफुल वर्ड आया, ये क्या है, ये मॉडिफायर्स है। और मॉडिफायर शब्द आपको अटपटा लग रहा होगा, सरल करूं, ये एक एडजेक्टिव है। तो बच्चों एडजेक्टिव क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताए, वो मॉडिफायर्स है, यानी एडजेक्टिव है, यानी विशेषण है, यानी विशेषता बताने वाला वर्ड है। तो मैंने लिखा मॉडिफायर्स। तो इस सेंटेंस में मॉडिफायर क्या हुआ, ब्यूटीफुल, एक सुंदर क्या, गीत। तो गीत तो क्या है, सॉन्ग तो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इस सॉन्ग के बारे में अतिरिक्त किसने बताया, ब्यूटीफुल ने। वो गीत कैसा है, सुंदर है। तो बच्चों चीजों के बारे में कुछ अतिरिक्त बताए, उनकी विशेषता बताएं, वो मॉडिफायर्स होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी तो सब्जेक्ट और वर्ब है, लेकिन अन्य चीजें आए, कुछ और चीजें आए, उनके बारे में कुछ विशेषता बताने वाले वर्ड मॉडिफायर्स कहलाएंगे। इसलिए हमारे सेंटेंस इतने लंबे लंबे होते हैं, क्योंकि उनमें बहुत सारे मॉडिफायर्स, एडवर्बियल्स होते हैं। आगे देखिए, राम सिंग्स अ सॉन्ग इन द पार्टी, राम एक गीत गाता है कहां, इन द पार्टी में। बच्चों ये हो गया एडवर्बियल। अब ये एडवर्बियल क्या है, तो बच्चों ध्यान रखना, वर्ब के बारे में कब, कहां, कैसे, इन प्रश्नों का उत्तर जो वर्ड देते हैं वो एडवर्बियल्स होते हैं। ये तो आपको पता होगा कि एडवर्ब क्या है, यानी वर्ब के बारे में जो अतिरिक्त बताए, वर्ब कहां हुई, कब हुई, कैसे हुई, एडवर्ब। अब एडवर्ब एक वर्ड का हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। जैसे इन द पार्टी कितने वर्ड है, 3 है, तो ये एडवर्बियल्स हुआ। तो हमारे सेंटेंस में एडवर्बियल भी पाए जा सकते हैं। बस यही मैं आपको बताना चाहता हूं। अब ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट, मॉडिफायर्स और एडवर्बियल्स ये हमेशा ऑप्शनल है, मतलब जरूरी नहीं कि सेंटेंस में पाए जाएं, पाए जा सकते हैं। अब ये कैसे दिखते हैं, आज के बाद आप इनको पहचान लोगे, यही मेरा प्रयास है। बच्चों एक सेंटेंस और बचा है, राम इज क्लेवर, राम चतुर है। राम के बारे में क्या बताया कि वो चतुर है। यहां पे राम कोई एक्शन नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कर रहा। इन सभी सेंटेंस में राम क्या कर रहा था, गा रहा था, कोई एक्शन कर रहा था। बट इसमें सिंपल राम के बारे में बताया गया कि राम चतुर है। तो बच्चों ये एक कॉम्प्लीमेंट है कि राम चतुर है, यानी राम के बारे में जो बताया गया
वो कॉम्प्लीमेंट है। अब ध्यान रखना, ये कॉम्प्लीमेंट भी दो तरह का हो सकता है, बट मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता, थोड़ा बता दूं। देखिए, एक होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपके सामने है, राम इज क्लेवर, यानी राम के बारे में कुछ बताया गया, वो कॉम्प्लीमेंट हुआ। अगर इसी तरह से हम ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते तो वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता। जैसे राम सिंग्स अ सॉन्ग, उस सॉन्ग का नाम भी दे देते जो गीत उसने गाया, तो वो वर्ड यानी उस गीत का नाम इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता। बच्चों, आपको तो सिंपल शब्दों में ये समझना है कि एक सेंटेंस के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वो वाला वीडियो जो करीब आधे घंटे का है, उसका थंबनेल होगा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, या फिर उसका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो आप जरूर देख लेना, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों को मैंने उसमें डिटेल में बताया है। फिलहाल हमारा काम पूरा हुआ, आपको सेंटेंस के बारे में नॉलेज हो गई होगी। सेंटेंस किसे कहेंगे? जिसमें दो चीजें हों, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट करने वाला, करने वाले से क्या मतलब? जैसे इन सेंटेंस में कोई गाने वाला था, कौन था? राम था, तो राम सब्जेक्ट है, या जिसके बारे में बताया जाए। अब नीचे वाला सेंटेंस देखिए, राम इज क्लेवर, राम चतुर है, इसमें कोई करने वाला नहीं है, किसी के बारे में कुछ बताया गया, तो किसके बारे में बताया गया कि चतुर है? राम के बारे में, तो राम सब्जेक्ट हुआ। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट के बारे में दो बात हुई, या तो करने वाला होगा या उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। जैसे माई फादर इज अ फार्मर, मेरा पिता एक किसान है, तो किसान कौन है? माई फादर, मेरे पिता के बारे में बताया गया। माई फादर इज 80 ईयर्स ओल्ड, मेरा पिता 80 वर्ष का है, के बारे में क्या बताया गया? 80 वर्ष का है। तो बच्चों, जितने भी ऐसे सेंटेंस है जिनमें वर्ब नहीं पाई जाती बट सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, यानी उन सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता। अब इस बारे में भी कि एक एक्शन वाला सेंटेंस कैसा होता है, नॉन एक्शन यानी बिना क्रिया वाला जिसमें सिर्फ कुछ बताया जाए, वो कैसा होता है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्योंकि आज ये बेसिक की क्लास है। ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, अगर बात चल रही है इंग्लिश के बेसिक्स की, तो अगर हम टेंस की बात ना करें तो बात अधूरी है। हम सबको पता है कि इंग्लिश का एक बड़ा नहीं, बहुत बड़ा बेसिक है टेंस को सीखना, और हम सीखते भी हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। हमारे टीचर हमें क्लासेस में टेंस को सिखाते हैं। बट बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कि टेंस का मतलब क्या है, इसे किस तरह से सीखा जाए कि एक सिरदर्द ना बने। अक्सर होता क्या है, टेंस का अर्थ होता है काल। टेंस 12 होते हैं, ये इनकी ये पहचान है, इनमें ये हेल्पिंग वर्ब्स है, ये मेन वर्ब्स है, और उनको रटने के चक्कर में कहीं ना कहीं बेचारा टेंस, उसकी जो मूल आत्मा है, मूल भाव है, वो जिसके लिए इस दुनिया में बना है, उसका अर्थ वो अधूरा रह जाता है, और हम टेंस सीख कर भी नहीं सीख पाते, ऐसा मेरा मानना है। बच्चों देखिए, यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि टेंस का मतलब क्या है और इसको कैसे पढ़ें कि ये आ जाए हमेशा हमेशा के लिए। आपको पता है कि पूरे टेंस तो मैं पढ़ा नहीं सकता, क्योंकि पूरे टेंस तो 12 हैं, फिर बेसिक्स रह जाएगा। यहां पर हम इसको सिर्फ बेसिक की तरह से देखेंगे कि ये इंग्लिश का बेसिक क्यों है और किस तरह से सीखा जाए। देखिए, टेंस, मैं इसे सरल शब्दों में कहता हूं, क्रिया कब हुई। जी हां, आज के बाद आप जब भी टेंस को पढ़ें तो इस दृष्टि से पढ़ें कि वर्ब कब हुई, क्रिया कब हुई। इस चीज को समझाने वाला, पढ़ाने वाला टॉपिक है टेंस, यानी क्रिया कब हुई, या फिर हम कह सकते हैं क्रिया का काल, क्रिया का समय। एक सेंटेंस में आप देखिए, राहुल क्रिकेट, राहुल क्रिकेट। अब इसमें वर्ब है हमारी प्ले, यानी खेलना। अब बच्चों, राहुल कोई व्यक्ति है और क्रिकेट को वो खेल रहा है या खेलता है। अब जो प्ले है ना, खेलना, वर्ब है, इसका समय बताता है टेंस। ये जो वर्ब है, ये जब अलग अलग रूपों में जाती है तो अलग अलग समय बताती है, इसी चीज को दिखाता है टेंस। जैसे एग्जांपल से देखिए, मैंने यहां पे लिखा राहुल प्लेज क्रिकेट, राहुल क्रिकेट खेलता है, तो यहां पर जो प्ले में हमने एस लगाया, इसने इस प्ले को प्रेजेंट का बना दिया, वर्तमान का बना दिया, और वर्तमान में क्या बना दिया? अक्सर खेलता है। ध्यान रखना, जब भी हम सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को देखते हैं, या सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसमें एस और यस लग जाता है, तब हम एक ऐसी वर्ब को देखते हैं जो अक्सर होती रहती है। जिस काम को हम अक्सर करते हैं उस काम को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से दिखाते हैं। तो ध्यान रखना, जब भी सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या उसमें एस यस लगाओ। यदि सेंटेंस नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब डू डज लगाते हैं, ये बात आपको पता है। तो हम एक कैसे सेंटेंस को देखते हैं? ऐसा काम जो होता रहता है, हमारी आदत, हमारी स्वभाव को दिखाने वाले काम, या हमारी दिनचर्या को दिखाने वाले काम। मैं सुबह जल्दी जागता हूं, मैं घूमने जाता हूं, मेरा मित्र अक्सर मुझसे मिलने आता है, मैं साइकिल चलाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं जो आप सुबह से शाम तक रोजाना जो भी करते हो, उन सभी कार्यों को दिखाने के लिए जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म अथवा एस वाला फॉर्म लेती है। आगे बढ़ें, जैसे मैंने यहां पे लिखा प्लेड,
यानी जो वर्ब है उसको मैंने सेकंड फॉर्म में डाल दिया, तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, राम ने क्रिकेट खेला था। अब यहां पर ये वर्ब ये दिखा रही है कि ये काम पास्ट में हुआ था, यानी जैसे मैंने इसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया तो मुझे वर्ब का यानी क्रिया का समय पता चला, क्या, पास्ट, भूतकाल। तो ध्यान रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट को दिखाती है, ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है, आपको दिमाग में एक बार डाल लेनी है। भले ये भी याद मत रखो कि ऐसा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है, किसी भी टेंस में होता हो, आपको तो ये देखना है कि जब भी हम सेकंड फॉर्म को लिखते हैं तो हम पास्ट को बताते हैं, यानी कोई भी काम को पास्ट में होना बताते हैं। अच्छा, एडिशनल हम बता सकते हैं अतिरिक्त कुछ, जैसे राम प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, राम ने कल क्रिकेट खेला था, या लास्ट वीक में खेला था, लास्ट ईयर में खेला था, वो अलग बात है। अगर आप उसको ना भी बताए ना, तब भी इस प्लेड से हमें यह पता चल रहा है कि राम के द्वारा क्रिकेट खेलने का काम पास्ट में हुआ था। अगर हमने लिखा यस्टरडे तो थोड़ा सा और अतिरिक्त जानकारी मिल गई कि कल खेला था, तो समझ में आ गया ना। इस यस्टरडे को ना लिखे तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, यानी ये पास्ट की क्रिया है। बच्चों आगे देखो, अगर मैंने यहां पे लिखा राम विल प्ले क्रिकेट, अब इसका अर्थ क्या हुआ, राम क्रिकेट खेलेगा। तो ध्यान रखना जब भी हम फ्यूचर के बारे में कोई प्लान बताएं कि यानी मैं ये करूंगा, वो ये करेगा, आएगा, जाएगा, खाएगा, पिया, यानी जब भी गागी गे वाले सेंटेंस आए तो हम जो मेन वर्ब है उससे पहले विल लगाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये वर्ब क्या बता रही है, अपने काम को फ्यूचर में होना बता रही है, यानी खेलने का काम कब होगा, फ्यूचर में होगा। फ्यूचर में करने वाला वर्ड क्या आया, विल आया। इस बात को दिमाग में सिर्फ एक बार डाल लेना है, बार बार रट्टा मारने की जरूरत क्या है। जैसे मैंने इसमें लिखा राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इस कथन से हमें क्या पता चल रहा है, यह पता चल रहा है कि राम के द्वारा क्रिकेट खेलने का काम प्रेजेंट में, वर्तमान में जारी है। वर्तमान के लिए कौन सा शब्द लगाया, इज लगाया, क्योंकि इसका अर्थ क्या है, और प्लेइंग का अर्थ क्या है, खेल रहा। तो ध्यान रखना जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो तो उसका मतलब है कि कोई काम, कोई एक्शन लगातार चल रहा है। उससे पहले अगर इज़-एम-आर आ रहा है तो वो प्रेजेंट में चल रहा है। अगर मैंने यहां पर लिख दिया वाज, तो राम क्रिकेट खेल रहा था। ध्यान रखना टेंस के अंदर क्या हो रहा है, समय बदल रहा है, टाइम बदल रहा है, किसका, वर्ब का, इसी का नाम टेंस है। तो राम क्रिकेट खेल रहा था, उसके द्वारा क्रिकेट खेलने का काम कब जारी था, पास्ट में। मैंने यहां पे लिखा राम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो राम क्रिकेट खेल रहा होगा कब, फ्यूचर में। तो ध्यान रखना यहां पे वर्ब नहीं बदल रही है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म क्या दिखाती है, निरंतरता को, कंटिन्यूटी को, जारी रहने को। उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो टाइम को बता रही है, इज़-एम-आर प्रेजेंट, वाज वर पास्ट, विल बी शैल बी फ्यूचर। आगे देखिए मैंने यहां पे लिखा राम हैज प्लेड क्रिकेट, तो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ, राम क्रिकेट खेल चुका है। अब चुका है के लिए क्या वर्ड आया, थर्ड फॉर्म आई प्लेड। तो ध्यान रखना जब भी कोई काम पूरा हो चुका हो तो उसे हम थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं। ये टेंस की बात नहीं है, एक जनरल नॉलेज की बात है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं ये बेसिक की क्लास है। जब भी आप किसी कथन में थर्ड फॉर्म को देखते हो तो आप समझते हो कि काम पूरा हुआ। अब बच्चों कब पूरा हुआ इसको दिखाएगी हेल्पिंग वर्ब। अगर यहां पे आ रहा है हैज, वर्तमान में, राम क्रिकेट खेल चुका है मतलब अभी अभी खेल चुका है। अगर यहां पे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, जैसे वे, यहां पे होता वी, तो क्या लगाते, हैव, वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। ये तो सब्जेक्ट का चक्कर है, आप जानते हो। तो राम क्रिकेट खेल चुका है, वर्तमान में काम पूरा हुआ है, तो हैज प्लेड। अब मैं यहां पे लिखूं हैड, राम हैड प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल चुका था, कब, पास्ट में। तो टेंस क्या बता रहा है, हमें समय बता रहा है, समय बदल रहा है ना, अब या पास्ट में या होगा, इसी काम को करता है टेंस। और ये सारा खेल कौन करता है, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब। बस ये थोड़ा विज्ञान आपको समझना है। तो राम हैड प्लेड क्रिकेट, अगर मैंने यहां पे लिखा राम विल हैव प्लेड क्रिकेट, तो क्या हुआ, राम क्रिकेट खेल चुका होगा। अब ये काम कब पूरा होगा, फ्यूचर में। इस बात को कौन बता रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब विल हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, शैल हैव। अब इसी तरह से माना मैंने इसमें लिखा राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों एक बात बताइए, राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, इसमें क्या रहा है, राम 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। अब भी रहा रही आ रहा है ना, यानी किसी काम में कंटिन्यूटी पाई जा रही है। और अगर कंटिन्यूटी पाई जा रही है, निरंतरता पाई जा रही है, तो मैंने आपको जो बात बताई कि आईएनजी फॉर्म आता है वो आ गया, प्लेइंग यानी खेल रहा है। अब वर्तमान में खेल रहा है तो देखो हैज आ गया, वर्तमान के लिए हैज है, प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन 2 घंटे से खेल रहा है, इसके लिए बीन आया, ठीक है, बीन। तो जब भी हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन आए तो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और उस टेंस में समय और दिया जाता है कि कोई काम कब से हो रहा है, या कब से हो रहा था, या कब से हो रहा होगा। इसलिए हम इसमें सिंस 4 लगा के
टाइम और दिखाते हैं, ये हमारा लास्ट वाला टेंस है। तो बच्चों ये आपकी टेंस की नॉलेज पूरी हुई। इस पूरी बातचीत में मेरा बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये जो पॉइंट है, यहां पे जो बदलाव होते हैं वो बदलाव किस लिए होते हैं? क्रिया का समय बताने के लिए। क्रिया प्रेजेंट में हुई, पास्ट में हुई, फ्यूचर में होगी। बस इस बात को समझना ही टेंस को समझना है। और बच्चों अब मैं बात करूंगा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, क्योंकि इसके बिना बात बहुत अधूरी रह जाएगी। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हाथ डालने का मतलब है एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल देना, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक को अगर अपन डिटेल में पढ़ाएं तो 5-6 घंटे चाहिए, 8 वीडियो तो कम से कम चाहिए। और जो मैंने ऑलरेडी बना रखी है आप जाकर उनको देख लेना, उनके लिंक मैं नीचे दे दूंगा। सब डिटेल में बताया है सभी पार्ट्स के बारे में, और ये कितने प्रकार के होते हैं सब डिटेल में पढ़ाया है। फिलहाल तो मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंपॉर्टेंस कितना है ये बताऊंगा, और कुछ ऐसी बातें बोलूंगा कि आज के बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच से भले ही बचने की कोशिश करते हो बट पढ़ने की कोशिश करोगे, क्योंकि इसको पढ़ना, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये इंग्लिश की सोल है, उसकी आत्मा है, उसकी जड़ है। तो सबसे पहले बात करूं कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों सीखना चाहिए। देखिए एक सेंटेंस लिखा हुआ है, राम रोट अ शॉर्ट एंड इमोशनल स्टोरी वेरी ब्यूटीफुली इन हिज रूम। ये कथन, ये सेंटेंस हमने पढ़ लिया। अब अगर हमारी नॉलेज बिल्कुल नीचे है, मतलब इंग्लिश के बारे में हमारी नॉलेज बहुत कम है, हम सिर्फ एक रट्टा मार स्टूडेंट है जो चीजों का अर्थ करते हैं, तो हम इसका अर्थ कर लेंगे, राम ने अपने कमरे में बहुत सुंदर तरीके से एक छोटी और एक भावनात्मक कहानी लिखी। और आपको लगता है कि अगर मैंने सेंटेंस का अर्थ कर दिया तो मैं इंग्लिश सीख गया हूं। बट बच्चों ध्यान रखना, आप इंग्लिश तो सीख रहे हो बट उसको बेसिक से नहीं सीख रहे हो। यानी जब भी आप किसी सेंटेंस में कोई वर्ड्स देखते हो और उनका वर्ड का अगर आप अर्थ कर लेते हो तो आप ये मत मानना कि मैं इंग्लिश सीख गया। आपको उन वर्ड्स का अर्थ तो आना चाहिए, ठीक है, लेकिन उन वर्ड्स को इंग्लिश में ग्रामेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये नॉलेज है तो आपकी इंग्लिश का बेसिक मजबूत है, आप इंग्लिश जानते हो। आप सामने वाले को अगर इस लैंग्वेज में बोलते हो कि ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है, ये नाउन है, प्रोनाउन है, तो सामने वाले पे इफेक्ट पड़ता है और आपको भी एक कॉन्फिडेंस आता है। बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ी मेहनत लगेगी बट आप इनको सीख लेना। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक सी नॉलेज दे दूं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब मैंने आपको बता दिया, किसी भी सेंटेंस में यानी इंग्लिश का कोई भी वर्ड, उसका एक नाम तो ये है, जैसे रूम मतलब कमरा, लेकिन रूम क्या एक नाउन है, ये भी आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको सरल शब्दों में बताऊं, मैंने एक वर्ड बोला चेयर, मतलब कुर्सी, आपने बोला कुर्सी, ये आपको आता है, बहुत अच्छी बात है। बट अगर आप साथ में ये भी जानते हो कि चेयर जो वर्ड है उसे हम नाउन बोलते हैं, इंग्लिश में उसको नाउन कहा जाता है, तो फिर आपका बेसिक मजबूत है, आप इंग्लिश में बहुत ऊपर जाओगे। तो फिर अगर मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को शॉर्ट में पढ़ने का मतलब कहूं तो ये निकलता है कि इंग्लिश डिक्शनरी में जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी स्पेलिंग्स हैं, उनका कोई ना कोई नाम है, उसको उस नाम से आपको जानना चाहिए कि वो वर्ड नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, क्या है। तो जैसा आपको पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। यानी कोई भी वर्ड है, कोई स्पेलिंग है, वो इन 8 में से कोई ना कोई है। अगर हम उसको सीख गए कि वो क्या है तो बच्चों जो कॉन्फिडेंस आएगा ना, आप सोच नहीं सकते। इन चीजों को सीखना ही तो बेसिक को सीखना है। चलो इस सेंटेंस में देखते हैं। देखिए, राम रोट अ शॉर्ट एंड इमोशनल स्टोरी वेरी ब्यूटीफुली इन हिज रूम। बच्चों आपको मैं नाउन के बारे में बहुत शानदार बात बताऊं। इस पूरे सेंटेंस में वो वर्ड देखिए जो सबसे साफ है, सबसे स्पष्ट है और तुरंत आपको आपकी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं, यानी बिल्कुल साफ, एकदम क्लियर। तो बच्चों वो 3 ही वर्ड हैं। देखिए, एक तो राम है जो साफ खड़ा नजर आ रहा है, यानी कोई लड़का है। एक स्टोरी, कहानी साफ दिख रही होगी। एक रूम साफ दिख रहा होगा। तो बच्चों नाउन की सबसे खास बात यह है, किसी भी सेंटेंस में सबसे साफ, सबसे पहले जो नजर आता है वो नाउन होता है। तो नाउन के बारे में एक सिंपल सी पहचान यही है कि किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी पदार्थ का नाम, किसी भाव का नाम, किसी जाति का नाम एक नाउन होता है। तो ध्यान रखना, इस दुनिया में किसी भी चीज का कोई नाम नाउन होता है। और सबसे सरल डेफिनेशन यह है कि वो सेंटेंस में सबसे साफ नजर आता है। इस मेरे रूम में जो भी चीज है वो सब नाउन है। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा नाम है महेश यादव, तो एक नाम हुआ, ठीक है, नाउन है। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि आपके सामने जो मैं खड़ा हूं एक टीचर हूं, तो टीचर एक जाति है, मैं एक आदमी हूं, ये भी एक जाति है। तो जो भी जाति का तो वर्ड है वो भी नाउन में आते हैं। यानी आप ये मत समझना कि सिर्फ नाम आएगा, जैसे बॉय, लड़का, तो लड़का एक जाति हुआ, तो ये एक कॉमन नाउन हुआ। तो नाउन आपको पता है कि 5 प्रकार के होते हैं, डिटेल में आप देख लेना। फिलहाल आपको यह समझना है कि कोई भी नाम एक नाउन होता है। तो यहां पे राम क्या हुआ, एक नाउन हुआ। अब अगला वर्ड आया रोट, यानी लिखा। तो बच्चों ये है हमारा वर्ब।
वर्ब यानी क्रिया, यानी बहुत ही साफ साफ नजर आता है नाउन के बाद वर्ब। और जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो प्रेडिकेट होता है उसमें सबसे अहम रोल, सबसे कंपलसरी चीज क्या होती है, वर्ब होती है। और वर्ब का मतलब क्या है, एक्शन, यानी जिसमें कोई चंचलता हो, सजीवता हो, यानी ऐसे वर्ड जो किसी काम का होना बताएं या फिर किसी चीज को जीवंत कर दें। जैसे राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है, मतलब उसका अस्तित्व है, उसका प्रेजेंट है, उसकी एक स्टेट है। तो ध्यान रखना, जब भी वर्ब की बात आए तो आप सिर्फ ये मत समझना कि नाचना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना ही वर्ब होती है। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये भी सब वर्ब हैं। क्योंकि ये जो वर्ड अभी मैंने बोले, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब का काम भी करते हैं और मेन वर्ब का काम भी करते हैं। इस बात पे भी मैं अभी आपको बेसिक में आगे जाके बताऊंगा। तो वर्ब के बारे में ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं और जितने भी वर्ब्स हैं वो सभी हमारे वर्ब में ही आते हैं। चलो इनको मैं लिख देता हूं। ये हमारा नाउन हुआ, ये हमारा वर्ब हुआ। और बच्चों इसके बाद आता है आ, मतलब एक। अब ये क्या है बच्चों, ये एक एडजेक्टिव है, एक विशेषण है। अब ये एडजेक्टिव क्या होते हैं बच्चों, वो सारे वर्ड जो किसी नाउन के बारे में कुछ अतिरिक्त बताएं, कुछ जानकारी बताएं। मतलब हमारा नाउन, नाउन मतलब कोई भी चीज, कोई भी नाम, वो छोटा है, बड़ा है, लाल है, नीला है, पीला है, जो भी है वो सब एडजेक्टिव है। अब आ जो है किसके बारे में बता रहा है, कहानी के बारे में बता रहा है। ध्यान रखना, ये हमेशा नाउन के बारे में बताते हैं, ये एडजेक्टिव हैं। अब आप एक बात और कहोगे कि ए एन द, ये तो सर आर्टिकल है। बच्चों आर्टिकल्स को एडजेक्टिव के अंदर ही माना गया, यानी आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव ही हैं, विशेषता दिखाने वाले वर्ड ही हैं। तो इस बात पे कभी कंफ्यूज मत होना, ए एन द भी एडजेक्टिव ही होते हैं। तो ये नाउन हुआ, वर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ। शॉर्ट, शॉर्ट क्या, छोटा, ये क्या है बच्चों, कोई नाम है क्या, नाम नहीं है ना, किसी की विशेषता है, कोई छोटा है, बड़ा है, अच्छा है, बुरा है, काला है, अमीर है, गरीब है, सारे वर्ड एडजेक्टिव हैं। तो ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। अब बच्चों अगला वर्ड आता है एंड, एंड मतलब और। अब ये क्या कर रहा है, शॉर्ट एंड इमोशनल, छोटी और भावनात्मक। बच्चों इन दो वर्ड को जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है। तो ये क्या हुआ, एक कंजक्शन हुआ, जोड़ने वाला वर्ड हुआ। तो ये हमारा सी यानी कंजक्शन हुआ। तो ऐसे वर्ड जो दो वर्ड्स को या दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करें, जोड़ें, वो सभी कंजक्शंस कहलाते हैं। जैसे एंड है, बट है, यट है, सो है, देयरफॉर है, ऐसे बहुत सारे कंजक्शंस हैं। जब आप कंजक्शंस पे जाओगे तो आपको सारे कंजक्शंस की लिस्ट आ जाएगी, आप डिटेल में देख लेना, मैंने इस पे वीडियो भी बनाया है। उसके बाद इमोशनल, भावनात्मक, कोई नाम है क्या, नहीं है ना, क्या है ये, विशेषता है, यानी कहानी कैसी है, भावनात्मक है। तो इस स्टोरी की ये भी विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हुआ, ये भी एडजेक्टिव हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है स्टोरी। अब स्टोरी क्या है, कहानी। अब कहानी का कोई नाम भी हो सकता है या फिर कहानी हो सकती है, एक कॉमन नाउन है। अगर सिर्फ कहानी का मैं नाम दे दूं तो भी वो नाउन है, यानी कहानी जो वर्ड है वो नाउन में आता है। तो ये बच्चों एक नाउन हुआ। आगे आइए, वेरी ब्यूटीफुल्ली, बहुत सुंदर तरीके से। अब बच्चों हम आ गए हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है बच्चों, किसी सेंटेंस में वर्ब के बारे में जो शब्द हमें अतिरिक्त जानकारी दें, जैसे क्रिया कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई। मोस्ट ऑफ, कैसे का अर्थ ये देते हैं, यानी एक क्रिया के मैनर, तरीके को बताते हैं। जैसे राम वॉक वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। राम दौड़ता है कैसे, फास्ट, तेज। तो बच्चों ऐसे वर्ड जो वर्ब के बारे में कुछ बताएं कि वर्ब कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, सब एडवर्ब कहलाते हैं। तो बच्चों राम ने लिखी, क्या लिखी, स्टोरी, बट वो कैसे लिखी, ब्यूटीफुल्ली, सुंदर तरीके से। तो फिर ये ब्यूटीफुल्ली वर्ड क्या हुआ हमारा, ये एडवर्ब हुआ। क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि ब्यूटीफुली एक एडवर्ब है, क्योंकि वर्ब के बारे में बता रहा है कि वर्ब कैसे हुई। आप कहोगे सर ये वेरी क्या चीज है, तो ध्यान रखना एडवर्ब की अभी मैंने आपको बहुत छोटी डेफिनेशन दी थी कि वर्ब के बारे में बताता है कि वर्ब कब हुई, कहां हुई, मोस्ट ऑफ बताता है कैसे हुई। बट ध्यान रखना ये एक एडजेक्टिव के बारे में भी बता सकता है और ये खुद एक एडवर्ब के बारे में भी अतिरिक्त बता सकता है। तो इस एडवर्ब को भी इसने और मॉडिफाई कर दिया, यानी सुंदर तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से। उस सुंदरता में भी इसने और चार चांद लगाए। तो वेरी भी एक एडवर्ब है, ध्यान रखना ये दोनों एडवर्ब हैं। और बच्चों अब अगला वर्ड है इन। इन बच्चों प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन क्या है, तो ध्यान रखना ऐसे वर्ड जो चीजों की डायरेक्शन, दिशा या फिर स्थिति या फिर समय का आभास कराएं, वो सभी प्रीपोजिशन होते हैं। प्रीपोजिशन पहले स्थित, यानी किसी नाउन से पहले स्थित होकर उस नाउन की कंडीशन, उसकी स्थिति, उसकी डायरेक्शन हमें बताते हैं। तो अब इस इनने क्या बताया, मैं, कहां, राम कहां है, कमरे में, यानी राम की जो लोकेशन है वो किस में है, इन अंदर है। अगर इस इन के स्थान पे होता ऑन द रूफ, छत पर, तो राम की लोकेशन, राम की स्थिति क्या थी, ऑन, छत पर, किसी सतह पर छूते हुए। इन यानी किसी स्थान के अंदर। तो ध्यान रखना प्रीपोजिशन बहुत ही मस्त चीज है,
आपको आने चाहिए। और मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे अक्सर प्रीपोजिशन के बारे में गलतियां करते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा है, बट आपको पढ़ने पड़ेंगे। कुछ फेमस प्रीपोजिशन तो आपको जरूर आने चाहिए जो बहुत जरूरी है, जैसे इन है, इनटू है, ऑन है, अपॉन है, बाई है, टू है, फोर है, विद है, सिंस है, बिहाइंड है, अबोव है, ओवर है, अलोंग है। तो ये सारे प्रीपोजिशंस आपको आने चाहिए, क्योंकि ये हमें बताते हैं कि चीजें कहां स्थित हैं। ध्यान रखना, इनमें अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, और जब ये गलत हो जाते हैं ना, तो सेंटेंस में भले कितना ही अच्छा हो, बहुत अटपटा लगता है। जैसे हम बोलते हैं ही इज वॉकिंग ऑन द रोड, वह सड़क पर चल रहा है। गलती से ऑन द रोड सड़क पर यानी ऊपर, और हमने लिख दिया ही इज वॉकिंग इन द रोड, वह सड़क के अंदर चल रहा है। तो बच्चों, सड़क में गड्ढा खोद के उसके अंदर अंदर चलेगा क्या? बहुत ही गड़बड़ हो जाती है। जैसे हम किसी स्थान से जब जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं, तो टू लगाते हैं। किसी व्यक्ति से भी कनेक्ट होते हैं तो टू लगाते हैं। किसी स्थान से अलग होते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। ये बेसिक नॉलेज है जो हमें आनी चाहिए। ऑन मतलब किसी सतह पर, इन मतलब किसी चीज के अंदर होना, इनटू मतलब किसी चीज के अंदर प्रवेश करना। प्रीपोजिशन पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें सारे के सारे प्रीपोजिशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। प्रीपोजिशन पढ़ना मस्ट है। ध्यान रखना, ये बड़ी चीजों में नहीं आता, बट बहुत जरूरी चीज है। ऐसा समझो कि हमने सब्जी बनाई बट उसमें नमक नहीं डाला। नमक नहीं डाला ना, तो आपकी पूरी सब्जी, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो कम से कम जो बेसिक प्रीपोजिशन है, बहुत जरूरी प्रीपोजिशन है, उनकी आपको बेसिक नॉलेज जरूर होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड आता है हिज। बच्चों, हिज है प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। अब ये प्रोनाउन क्या होते हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के स्थान पर काम आए। हिज उसका, किसका? राम का। तो हिज वर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इस राम को कर रहा है, तो ये इसका प्रोनाउन हुआ। तो प्रोनाउन तो वैसे भी आप जानते होंगे, आई, माई, मी, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, ये सारे प्रोनाउंस हैं जो किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके स्थान पर काम आते हैं। जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूं, तो इसमें जो आई वर्ड आया, इसने किसको रिप्रेजेंट किया? महेश यादव को रिप्रेजेंट किया। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा मित्र है। तो ही ने किसको रिप्रेजेंट किया? राम को किया, तो राम के स्थान पर ही आया। तो इस तरह से आपको प्रोनाउन की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो ये प्रोनाउन हुआ। लास्ट में बचा रूम। रूम क्या है? कमरा है। तो बच्चों, ये क्या हुआ? एक नाउन हुआ, और नाउन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो ये थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए, ये भी बेसिक में आते हैं और सीखना कंपलसरी है। इन सब पे सेपरेट वीडियो मैंने बना रखे हैं, उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। अरे यार, ध्यान नहीं रहा, मैंने बोर्ड को साफ कर दिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इंटरजेक्शन रह गया, फिर आप ये कह दोगे कि सर उसको नहीं बताया। चलो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक इंटरजेक्शन भी आता है। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर इंटरजेक्शन नहीं था। देखिए, कोई भी ऐसा वर्ड जो अत्यधिक खुशी को, दुख को, आश्चर्य को प्रकट करे, वो एक इंटरजेक्शन वर्ड कहलाता है। जैसे मैं कहूं ओह, अरे, तो इस अरे वर्ड में, ओ वर्ड में एक आश्चर्य की अनुभूति है। अब इसको कैसे पहचाने? बच्चों, बहुत ही सिंपल है। जिस वर्ड के जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, वो एक इंटरजेक्शन वर्ड होता है। जैसे मैं लिखूं हुर्रा, तो हुर्रा वर्ड क्या है? एक इंटरजेक्शन वर्ड है। इसके आगे कथन है वी हैव वॉन द मैच। हुर्रा, हम मैच जीत चुके हैं, हमने मैच जीत लिया। इस वाक्य में क्या है? एक खुशी है। अब खुशी को दिखाने वाला वर्ड क्या है? हुर्रा। तो हुर्रा वर्ड क्या हुआ? एक इंटरजेक्शन हुआ। ओ नो, अरे नहीं, आई हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया हूं। जैसे ये सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस में आई हमारा प्रोनाउन है, हैव फेल्ड हमारा वर्ब है। अब ओ नो क्या है? एक इंटरजेक्शन है। आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने लिखा अलास, अलास मतलब अफसोस की बात है, दुख की बात है। तो अलास वर्ड क्या है? एक इंटरजेक्शन है। तो इंटरजेक्शन कोई खास बड़ा मसला नहीं है, कभी कभार काम आता है, बट आपको आना तो चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इंटरजेक्शन क्या होते हैं। बच्चों, जिन वर्ड के जस्ट बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हो, वो एक इंटरजेक्शन वर्ड होता है। बच्चों, अब मैं आपको दूंगा वर्ब यानी क्रिया के बारे में बेसिक नॉलेज। देखिए, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो पूरी हमारे इंग्लिश में, हमारे सारे सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज होती है वर्ब को जानना। और वर्ब के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि वर्ब के जितने भी टाइप्स हैं, सारे टाइप्स मैंने उस वीडियो में डाल दिए। वो वीडियो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर देख लेना। उसका लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा, या फिर प्लेलिस्ट में जाओगे
तो जहां पार्ट्स ऑफ स्पीच है वहां पे वर्ब वाला वीडियो है, वो आप जरूर देख लेना। लेकिन यहां पर मैं दूंगा आपको वर्ब के बारे में वो बेसिक नॉलेज जो एक हर लर्नर को, हर इंग्लिश सीखने वाले को जरूर होनी चाहिए। मतलब वर्ब के बारे में ज्यादा ना हो, बट इतनी सी नॉलेज तो हमें आनी ही चाहिए। देखिए वर्ब क्या है, वर्ब हमारी पूरी इंग्लिश का सबसे जरूरी पार्ट है, सबसे जरूरी चीज है। अगर हम किसी भी सेंटेंस में से वर्ब को निकाल दें तो सेंटेंस बेजान हो जाएगा, उसमें कोई जान ही नहीं है। यानी कोई भी सेंटेंस अगर जिंदा है, उसमें कोई मूवमेंट है, तो वो वर्ब के कारण है। अभी वर्ब के बारे में एक बेसिक नॉलेज क्या है, तो देखिए इधर देखिए वर्ब क्रिया। और वर्ब जो है वो दो प्रकार की हुई, एक फुल वर्ब और एक ऑक्सिलरी वर्ब। अब ऑक्सिलरी वर्ब को हम कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब भी, यानी सहायक क्रिया। अब यहां पे ध्यान दो, फुल वर्ब कौन सी है, जो अपने आप में फुल है, पूरा एक्शन दिखाती है। जैसे प्ले खेलना, सिंग गाना, रन दौड़ना, कम आना, गो जाना, राइट लिखना। बच्चों ये फुल वर्ब क्यों है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। फुल वर्ब को हम कह सकते हैं मेन वर्ब, मुख्य क्रियाएं, ठीक है, जिनमें कोई एक्शन होना पाया जाए। तो अब इन फुल वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। इनके 3 रूप होते हैं, आप जानते हो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अगर डिटेल में जाए तो 5 फॉर्म होते हैं, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म। इसलिए मैंने वीडियो बनाया, आप जाकर देख सकते हो। जैसे इन 5 फॉर्म का आपका एग्जाम्पल बताऊं, प्ले, सेकंड प्लेड, थर्ड प्लेड, फोर्थ प्लेइंग और फिफ्थ प्लेज। तो इस तरह से 5 फॉर्म में वर्ब हो सकती है। तो हमारी जो भी एक्शन वर्ब है वो इन 5 फॉर्म में टेंस के अनुसार दिखाई दे सकती हैं। तो बच्चों इन फुल वर्ब्स के बाद हमारी दूसरी आती हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स यानी सहायक क्रियाएं भी बोलते हैं। बच्चों इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और दूसरी है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स बिल्कुल साफ साफ है, हम सब जानते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट, आउट टू, नीड नॉट। ये हमारे मूड को बताती हैं, हमारी पॉसिबिलिटी को बताती हैं, परमिशन लेने देने को बताती हैं। यानी कि ये जो वर्ब्स है ना, अगर मैं कहूं ना सारी वर्ब्स में, तो जो एक्शन वर्ब्स है वो अपने आप में बहुत दम रखती हैं, क्योंकि उनमें एक्शन पाया जाता है, आना जाना, खेलना कूदना। और जो मॉडल वर्ब्स है ना, ये हमारी बजाय इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के ज्यादा ताकत रखती है। क्योंकि कैन जब वर्ड आप देखते हो ना, तो सकता है, मतलब अपने आप में ताकत है, ये एबिलिटी को दिखा रहा है। मैंने कहा शुड चाहिए, तो इसका मतलब ये एक एडवाइस, एक सलाह को दिखा रहा है। तो मस्ट जरूर चाहिए। अच्छा, इनके बारे में खास बात क्या है, इनके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को आप ऑलरेडी जानते हो। अब बच्चों सारा जो लफड़ा है, सारी जो प्रॉब्लम है, जहां पे ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हैं, वो इन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स पे है। इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, फिलहाल आप थोड़ा समझिए मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी जो वर्ब्स है वो 3 है, डू, बी और हैव। अब इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्यों कहा गया, क्योंकि ये 2 काम करती हैं बच्चों। ये फुल वर्ब का काम भी करती है, यानी मेन वर्ब का काम भी करती हैं, और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। इसीलिए ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। इसलिए हम बहुत सारे सेंटेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम कंफ्यूज क्यों होते हैं वो मैं भी आपको इसको मिटा के जब बताऊंगा। फिलहाल आप इनके फॉर्म्स देख लीजिए। जो डू है, उस डू के फॉर्म है डू, डज और डिड। यानी डू के फॉर्म में डू, डज, डिड। और बी के फॉर्म में बच्चों इज, एम, आर। प्रेजेंट में, पास्ट में वाज और वर, ठीक है। और हैव के फॉर्म में हैज, हैव और हैड। बच्चों हमारी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स है जो हम टेंसेज में काम में लेते हैं, वो डू, बी और हैव से निकली हुई है। अब इनके बारे में खास बात क्या, ये मेन वर्ब का काम भी करती है और हेल्पिंग वर्ब का काम भी करती है। मुद्दे की बात ये है, और इसी बात को बताने के लिए ऑनेस्टली बताऊं, मैंने आपको ये चार्ट बनाया। इस बात को बताए बिना, इस बात को समझे बिना इंग्लिश के बेसिक की नॉलेज हमारी हमेशा अधूरी रहेगी। अब इनको छोड़ो, इनको छोड़ो। देखिए इनका साफ फंडा है, ये टेंस के अनुसार काम में आती है। अगर हमारी वर्ब पास्ट में हुई तो हम इनका सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अगर हमारी वर्ब रनिंग में है तो हम आईएनजी लगा देंगे। अगर हमारी वर्ब प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है तो हम वर्ब में एस और एस लगा देंगे। इनका फंडा बड़ा क्लियर है, क्योंकि ये हमारी क्षमताओं को, हमारे भावों को, हमारी संभावनाओं को, परमिशंस को, रिक्वेस्ट आदि को दर्शाती है। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन सारी प्रॉब्लम यहां पे है, ये मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। तो क्यों है, कुछ एग्जाम्पल से आप देख लीजिए बच्चों। इन एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा कि ये हेल्पिंग वर्ब भी है और ये मेन वर्ब भी है। हालांकि ये एग्जाम्पल ऐसे नहीं है कि आपने इस तरह के एग्जाम्पल कभी नहीं देखे, बट आपके दिमाग में चीज आनी चाहिए। जैसे ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। तो बच्चों इस सेंटेंस में क्या कोई काम हो रहा है,
खेलना, आना जाना कुछ नहीं हो रहा ना, सिर्फ एक बात बताई जा रही है, ही इज अ टीचर, वह एक टीचर है। यानी ये एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है, जिसमें कोई फुल वर्ब नहीं है, आना जाना खेलना आदि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसमें कुछ बताया जा रहा है कि वह एक टीचर है। तो बच्चों यहां पर जो इज है ना, ये इस सेंटेंस में एक मेन वर्ब के रूप में आया है। इज कहां से निकला? बी से निकला। बी के फॉर्म क्या है? प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। और एक बात ध्यान रखना, इनके साथ जब कोई और मेन वर्ब ना हो तो ये खुद ही एक फुल वर्ब, एक मेन वर्ब का काम करते हैं। तो ही इज अ टीचर हम कह सकते हैं कि एक सिंपल सेंटेंस है जिसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं है। अब अगला सेंटेंस देखिए, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों यहां पे मेन वर्ब क्या है, मुख्य क्रिया क्या है, एक्शन क्या है, खेलना। उससे पहले जो इज है यहां पर इस मेन वर्ब को हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? इस प्लेइंग खेलने का समय बता रहा है। समय क्या है? इज मतलब है, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा है मतलब कब? प्रेजेंट में खेल रहा है। तो यहां पर ये एक हेल्पिंग वर्ब है और इस सेंटेंस में चूंकि कोई और वर्ब नहीं है तो यहां पर ये मेन वर्ब है। इसी तरह से हम इस बात को पास्ट में रखें तो ही वाज अ टीचर, वह एक टीचर था। तो वाज क्या था? एक मेन वर्ब था। और ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो वाज क्या था? यहां पे एक हेल्पिंग वर्ब था। नीचे देखिए, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। तो बच्चों यहां पर इस सेंटेंस में कोई काम हो रहा है क्या, कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा ना। तो यहां पर हैव एक मेन वर्ब है, मेरे पास एक कार है या मैं एक कार रखता हूं। तो ध्यान रखना, हैज, हैव, हैड ये मेन वर्ब के रूप में कोई पोजीशन, कोई स्वामित्व, कोई अधिकार वाली चीज दिखाते हैं कि मैं ये रखता हूं या मेरे पास है। अगर वही चीज पास्ट में थी तो हैड आ जाता है। तो आई हैव अ कार, मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, यहां पर हैव एक मेन वर्ब है। ऐसे ही आई हैड ए कार, ऐसे होता तो मैं एक कार रखता था या मेरे पास एक कार थी। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहां पे ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। तो हैज, हैव, हैड इनके साथ अगर कोई और एक्शन वर्ब ना हो तो ये खुद ही मेन वर्ब का काम करते हैं। और इनके साथ आगे कोई मेन वर्ब हो तो ये हेल्पिंग वर्ब हो जाते हैं। जैसे आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं या मैंने क्रिकेट खेल लिया है। बच्चों इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है? प्लेड। उससे पहले हैव क्या कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? इसका टाइम बता रहा है। यानी मैंने अभी आपको बताया था कि प्लेड थर्ड फॉर्म क्या दिखाती है? कार्य के पूरा होने को। लेकिन इस हैव ने क्या बताया? कि प्रेजेंट में पूरा हुआ है, यानी मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। इस हैव ने क्या बताया? हूं, यानी टाइम बताया। तो यहां पर ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर ये हैज एक मेन वर्ब है जो किसी चीज को होना या रखना बता रही है। इसी तरह से यहां पे जो इज एम आर है, जब ये सिंपल सेंटेंस में होते हैं, यानी जब ये एक्शन वर्ब के साथ नहीं होते, यानी जब ये मेन वर्ब के रूप में होते हैं, तो क्या करते हैं? कोई स्टेट, किसी स्थिति को बताते हैं, हालत को बताते हैं, किसी की उम्र को बताते हैं। जैसे आई एम 40 ईयर्स ओल्ड, मैं 40 साल का हूं। तो यहां पे एम आया। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। तो यहां पर इज क्या बता रहा है? मौसम को बता रहा है। तो ये मौसम को बताते हैं, उम्र को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, किसी की विशेषता को बताते हैं। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। तो इस सेंटेंस में सी इज वेरी ब्यूटीफुल, इज ने क्या किया? कोई स्टेट बताई, कोई दशा, कोई स्थिति बताई कि वह सुंदर है। अब आगे देखिए, आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। बच्चों डू का अर्थ होता है करना एज ए मेन वर्ब। डू एक मेन वर्ब भी है, एक फुल वर्ब भी है, जिसका अर्थ होता है करना, एक एक्शन वर्ब भी है। तो आई डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क करता हूं। यहां पे डू क्या बोल रहा है? करना। लेकिन आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यहां पे मेन वर्ब क्या है? प्ले, खेलना, एक्शन वर्ब है। और ये डू क्या कर रहा है? इसको हेल्प कर रहा है। कैसे? टाइम बता के, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। यहां पे डू क्या बता रहा है? टाइम को बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है। बच्चों डू डज डिड पे तो मैंने परसों ही वीडियो डाली है, डू डज डिड का फुल ऑपरेशन। वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो, उसमें आपको डू डज का पूरा सिस्टम पता चल जाएगा कि डू डज डिड ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं, मेन वर्ब के रूप में कैसे काम करते हैं, डिटेल में बताया है। यहां पर मैंने आपको शॉर्ट में सिर्फ ये बताया है कि डू भी हैव, और इनके फॉर्म एज ए मेन वर्ब भी काम कर सकते हैं, एज ए हेल्पिंग वर्ब भी काम कर सकते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस वीडियो में मैंने आपको इंग्लिश के बेसिक्स को बताने की ईमानदार कोशिश की है। अब ये पता नहीं कि वो कोशिश कितनी सफल हुई, असफल हुई, आप कितना सीखे, नहीं सीखे, या फिर कंफ्यूज हो गए। बच्चों मेरा हमेशा यही इरादा रहता है कि मैं बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नॉलेज एक ही वीडियो में देने की कोशिश करूं, और आपके कमेंट से मुझे हौसला मिलता है। मैं इसीलिए इस तरह के बेसिक के वीडियो आजकल बहुत ज्यादा डाल रहा हूं। और बच्चों एक खास बात, आज का वीडियो देखकर आप में से बहुत से स्टूडेंट के मन में बेसिक्स को समझने की, इंग्लिश को समझने की, इंग्लिश के टॉपिक्स को समझने की एक इंटरेस्ट आया होगा। तो मैं आपको बता चुका हूं कि इन सारे टॉपिक्स पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाए हैं। उनके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे।
अब जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि आपके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को भी इस वीडियो का फायदा मिले। अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।